Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will tell you about Say's law of market. What is the Say's law of market? Say's law of market in barter system, and what is the Say's law of market in money market? First of all, I will like to tell you that what is classical economist and what are the assumptions of classical economist on which this law is based. There are the following assumption of classicals. सबसे पहली assumption, there is no any intervention of government. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स खुद से ही आपकी इकोनॉमी को रन कर रहे होते हैं. दूसरा पॉइंट क्लासिकल का assumption का वो ये मानना है कि there is no any unemployment in economy. Voluntary unemployment. Number third is there is नो ओवर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. ओवर प्रोडक्शन है ही नहीं मार्केट में. यही आपको बात इस सेज लॉ ऑफ मार्केट में मैं समझाऊंगा कि ओवर प्रोडक्शन किस तरीके से नहीं होती. अगला इसका पॉइंट है अजम्पशन का. वो कहते हैं कि मार्केट आपकी इकोनॉमी में हमेशा परफेक्ट कंपटीशन होता है. परफेक्ट कंपटीशन का मतलब कि जो भी प्रोड्यूसर कोई चीज़ पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात है कि कितने का इसका रॉ मटेरियल आया, कितनी इसकी कॉस्ट है, फलानी जगह से कितने की मिलेगी, दूसरी जगह से कितने की मिलेगी. फुल एम्प्लॉयमेंट होती है हमेशा इकोनॉमी में. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं मुल्क के वो फुली यूटिलाइज हो रहे होते हैं. तो आपकी लेबर है, आपका कैपिटल है, या आपके रिसोर्सेज जिसमें मशीनें वगैरह और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये तमाम फुली यूटिलाइज हो रहे होते हैं. इन अजम्पशन को सामने रखते हुए हमारे पास एक उनकी अजम्पशन को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए ये एडम स्मिथ का ही फॉलोअर है JB से. इसी के नाम पे फिर ये लॉ बन गया सेज लॉ ऑफ मार्केट, जो आगे फर्दर क्लासिफाई हो जाता है दो जगह पे. सेज लॉ ऑफ मार्केट इन बार्टर सिस्टम एंड सेज लॉ ऑफ मार्केट इन मनी मार्केट. व्हाट ही वांटेड टू डिस्क्राइब इन दिस लॉ, वो बताना क्या चाह रहा है. सेज लॉ के अकॉर्डिंग सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. रसद अपनी तलब खुद ब खुद पैदा करती है. अब उसकी assumption में हमने सीखा there is no any possibility of overproduction and there is no unemployment in the economy. If there is no unemployment in the economy, then it means that whatsoever is produced is sold at a specific period of time. जो भी चीज आप मार्केट में ले आते हैं वो बिक जाती है. बगैर बिके, बिन बिके कोई भी चीज रहती नहीं. आज बिके कल बिके, और बेशक इसकी प्राइस लो करें या कोई और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन का कंसेप्ट नहीं होता. ये क्लासिकल का मानना है. अब उन्होंने इसको समझाया एक एग्जाम्पल के साथ है. एग्जाम्पल एक सिंपल सी है. वो कहते हैं जी फर्ज कर लिया बार्टर सिस्टम. हम आपको बार्टर सिस्टम में समझा देते हैं. सेज लॉ पीछे वापस बार्टर सिस्टम में आपको ले जाते हैं जहां पे अभी करेंसी नहीं आई, मनी एवोल्यूशन नहीं हुई, चीजों के बदले चीजों का तबादला होता है. अब इस सूरत हाल में क्या होगा, फर्ज किया कि एक ऐसी मैशत है जहां पे सिर्फ दो लोग हैं. एक वीट की प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा कपड़ा पैदा कर रहा है. तो जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है वो, उसको कपड़ा भी चाहिए और उसको वीट भी चाहिए. दूसरा जो कपड़ा पैदा कर रहा है उसको भी वीट की जरूरत है. तो अब क्या होगा, जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है सरप्लस अमाउंट वो एक्सचेंज कर देगा कपड़े वाले के साथ और उसके बदले में कपड़ा ले लेगा, और दूसरा वो वीट ले लेगा कपड़े के बदले में. इसी तरह दोनों का काम भी चल जाएगा और आपकी मैशत में दो लोग हैं तो दोनों के दोनों काम कर रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है और ओवर प्रोडक्शन भी नहीं है. इसी तरह आप लोग ज्यादा करते जाएं, प्रोडक्शन ज्यादा होती जाएगी, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलेशन वो एक्सेस प्रोडक्शन को कंपनसेट कर लेगी. ओवर प्रोडक्शन वो खत्म हो जाएगी आपकी. इस तरीके से आपकी इकोनॉमी वर्क करती है. तो फर्दर मोर मिसाल के तौर पे किसी ने प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, कहीं से पैसा आ गया, लॉटरी निकल आई, प्रोडक्शन उसने ज्यादा कर दी, तो ये तो ओवर प्रोडक्शन हो गई. आपकी पॉपुलेशन उतनी है, उस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में रहते हुए अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो फिर तो ओवर प्रोडक्शन होती है. सेज लॉ के अकॉर्डिंग उस वक्त भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होती. वो कैसे, वो कहते हैं जो आपने फालतू की इन्वेस्टमेंट की वो किसी थर्ड पर्सन की इनकम बनी, और जिस थर्ड पर्सन की इनकम बनी
वो अपनी कंजम्पशन ज्यादा कर देगा, उधर से डिमांड ज्यादा होगी, उधर से प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो ये चीजें आपस में बैलेंस हो जाती हैं। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आपकी मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर रहती है मईशत में, इसीलिए ओवर प्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। दैट इज द सेज लॉ ऑफ मार्केट। ये आपको मैंने बार्टर सिस्टम में बता दिया। इसके बाद वो कहता है कि मनी मार्केट अब एक ऐसी मईशत है जहां पे सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ भी है, मनी एवोल्यूशन हो गई, करेंसी नोट है, कॉइन है, पेपर मनी है, प्लास्टिक मनी है, तो उसमें फिर ये आपका सेज लॉ वो वैलिड है कि नहीं है? तो जी हाँ, उसमें भी वैलिड है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, मनी इज यूज्ड जस्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ने सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया, काम तो भी बार्टर सिस्टम वाला ही हो रहा है। हालांकि अब सिर्फ दिक्कत कम हो गई, जो पहले चीजों को कैरी करना पड़ता था, उठा के दूसरी जगह लेके गए और अपनी मर्जी की चीज उनसे ले ली, वो डिफिकल्टी को रिड्यूस कर दिया है करेंसी ने। काम वही बार्टर सिस्टम है। तो इसी तरह ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि वर्किंग वही आपकी हो रही है, पुरानी तरीकेकार सारा वही है। तो इस पुराने सिनेरियो में रहते हुए अगर आप करेंसी को इंट्रोड्यूस करवा भी देते हैं तो उसने सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया, इसके अलावा आपकी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अपने इसकी जो वैल्यू है वो न्यूट्रल है, इसका इम्पैक्ट कोई नहीं है। बहरहाल ये बातें थी क्लासिकल की जो वो समझाना चाह रहे थे अपनी एजम्पशन में, लेकिन सेज लॉ ने अपने इस लॉ की मदद से मजीद एलैबोरेट करके आपको एक तरीके से समझा दिया कि भाई इस तरीके से ओवर प्रोडक्शन नहीं होती, और ये बार्टर सिस्टम में भी उसी तरह वैलिड है जिस तरह मनी मार्केट में वैलिड है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।